माननीय सदस्य सरजू जी पूछिए। महोदय, सरकार का उत्तर मिला है। ये उत्तर घोर असंतोषजनक है और सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने के लिए, यह अधिसूचना संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह अधिसूचना राज्य का जो नगरपालिका अधिनियम है उसके प्रावधान के विरुद्ध है और राज्य सरकार के जो नियम है टाटा ली समझौता उसके विरुद्ध है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस अधिसूचना को रद्द करें और अगर औद्योगिक नगरी बनानी है तो संविधान के जो प्रावधान हैं उसके अनुरूप बनाएं। माननीय मंत्री जी। मान्यवर वरिष्ठ सदस्य ने झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 481 का उद्धरण देते हुए इस अधिसूचना को नियम विरुद्ध बताया है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर 481 जो हमारी नगरपालिका अधिनियम की धारा है उसको एक बार पढ़ देना चाहता हूं। मान्यवर 481 धारा का खंड 3 यह कहता है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट ए कमिटी अंडर द chairpersonship of the deputy commissioner of the district in which the industrial township is situated to oversee the working of the industrial township as prescribed। माननीय सदस्य की आपत्ति है कि उपायुक्त को होना चाहिए था, उसके जगह प्रभारी मंत्री क्यों हो गए। मान्यवर आपके माध्यम से मैं बस उनका यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि इसकी पहली लाइन द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट, हमारी नगरपालिका अधिनियम की धारा 481 का खंड 3 यह कहता है कि मे अपॉइंट, तो मे अपॉइंट में उपायुक्त का भी हो सकता है, माननीय प्रभारी मंत्री का भी हो सकता है। और निश्चित रूप से जिसमें अगर शेल अपॉइंट होता तब माननीय सदस्य की भावना या बात सही होती। इसलिए मैं यह कहता हूं कि अधिसूचना सही है। माननीय सदस्य अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं सर जवाब देना चाहूंगा। महोदय, मुझे कई प्रश्न पूछने हैं। ये माननीय मंत्री ने अंग्रेजी में पढ़ा है मे पॉइंट, ये सदन ने पारित किया है नगरपालिका अधिनियम। इसका 481(3) कहता है कि राज्य सरकार उस जिले जिसके अंतर्गत नगरपालिका अवस्थित हो के उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी जो औद्योगिक नगरी के निर्धारित कार्यकलापों पर यथाविहित निगरानी रखेगी। इसका मतलब क्या होगा? उपायुक्त के अधीन में अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे, इसमें स्थानीय मंत्री या प्रभारी मंत्री ये कर दिया गया है। तो ये नियम विरुद्ध नहीं है तो क्या है? सदस्य ने हिंदी के अनुवाद को पढ़ा है। मान्यवर मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता पूर्वक कि भारतवर्ष में भारत का संविधान प्रिवेल करता है और भारत का संविधान अपने आर्टिकल 348 में बहुत स्पष्ट यह लिखता है, all orders, rules, regulation and bylaws issued under the constitution of under any law made by parliament or the legislature of the state shall be in the English language। यदि दो भाषाओं में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत का संविधान यह व्यवस्था देता है कि अंग्रेजी जो पाठ है वही पठनीय होगा और इसमें बकायदा कहता है shall be in the English। तो अंग्रेजी का जो हमारा अधिनियम है उस अधिनियम के अनुरूप राज्य सरकार के पास यह शक्तियां हैं कि वो या तो उपायुक्त को अधिसूचित करे या किसी अन्य को करे। इसलिए मेरे समझ से मान्यवर इसमें कहीं भी कोई गलत नहीं है और कहीं भी यह अधिसूचना नियम विरुद्ध नहीं है। महोदय, एक तो विधानसभा आप हस्ताक्षर नहीं है विधानसभा में जो अधिनियम रखा गया हिंदी में रखा गया, माननीय मंत्री जी ने विधानसभा सदस्यों को इसका अंग्रेजी वितरित नहीं किया है। दूसरा, इसमें स्पष्ट है कि जो उपायुक्त होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे। अब तो कुछ भी कह सकते हैं, सेल का आप उदाहरण लेंगे, कुछ भी कह सकते हैं महोदय। जो अध्यक्ष का पद होगा इसमें वह पद लाभ का पद होगा। लाभ के पद से आपने इसको अलग नहीं किया है। तो मंत्री प्रभारी हों स्थानीय हों वो अध्यक्ष हो जाएंगे तो लाभ के पद पर जाएंगे तो उनके विधानसभा की सदस्यता नहीं रहेगी।
विभाग ने इस पर विचार नहीं किया है। दूसरा महोदय, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूँ। जो 73वां संशोधन हुआ 1974 में संविधान का, उसमें स्वशासन के लिए सारी नगर निकाय बनाए गए और संविधान का अनुच्छेद 243 QRSTU ये सब में ही कैसे संचालित होंगी संस्थाएं। तो एक तो जो इसका मूल स्वरूप है कि स्थानीय स्वशासन के लिए होगा, यह मूल स्वरूप इससे नष्ट हो रहा है। इसमें कहीं से भी स्थानीय स्वशासन की बू नहीं है। इसमें कुछ लोग मनोनीत होंगे, 6 लोग राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे, 11 टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 11 के अलावा और 2 लोग टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे जो स्थानीय प्रतिनिधि होंगे, टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और टाटा वर्कर्स यूनियन, यानी कुल मिला के 13 व्यक्ति टाटा स्टील के प्रतिनिधि होंगे, 6 सरकार के प्रतिनिधि होंगे, विधायक सांसद होंगे और 5 मनोनीत होंगे। अब ये कैसे काम करेगी? अभी तक औद्योगिक नगरी बनेगी राज्य में, तो कैसे काम करेगी इसका कोई भी नियम सरकार ने नहीं बनाया है। दूसरा कि अब ये इसमें लिखा है इन्होंने कि ये नगर निकाय की तरह काम करेगी। वैधानिक दर्जा भी है लिखा है इसमें सूचना में कि नगर निकाय का होगा। नगर निकाय का होगा तो ये नगर निगम के स्तर का होगा, क्योंकि 3 तरह के नगर निकाय हैं। एक जो ट्रांजिशनल फेज में है, ग्रामीण से शहरी व्यवस्था की ओर जा रहा है, वो नोटिफाइड एरिया कमेटी हो जाती है। जो 40,000 तक की संख्या वाला है वह नगर परिषद होता है, उससे ऊपर का नगर निगम होता है। एक तो अभी तक जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी जो बनी हुई है लंबे समय से ही संविधान के विरोध में है। ये मंत्री महोदय बताएं कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी संविधान के प्रावधान के हिसाब से कितना उचित है। ट्रांजिशन फेज में है, ये शहर से ग्रामीण से शहर की ओर जा रही है, या नगर निगम के स्तर की है। जब ये काम करेगा, वैधानिक दर्जा नगर निकाय का होगा, तो ये मनोनीत कमेटी किस तरह से नगर निकाय का नगर निगम का काम करेगी? माननीय सदस्य, आप क्या जानना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से? मैं ही माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि ये जो पूरी अधिसूचना है ये संविधान के प्रावधान के विरोध में है और सरकार के का जो अधिनियम है उसके विरोध में है। ठीक ठीक, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे प्रथम बात तो यह है कि कोई भी राज्य का विधानमंडल अपने पारित एक्ट के आधार पर संविधान में संशोधन के लायक नहीं है। निश्चित रूप से संविधान की धारा ही प्रिवेल करेगी विधानसभा के एक्ट पर, और संविधान की धारा अगर यह कहती है कि इंग्लिश शैल भी है तो उसको उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। माननीय सदस्य ने दूसरा विषय जो रखा कि लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये लाभ का पद होगा अथवा नहीं होगा, ये राज्य सरकार इस विषय पर संज्ञान लेगी और जो उचित कार्रवाई होगी करेगी। तीसरा विषय जो इन्होंने रखा कि सुप्रीम कोर्ट की भावना के विरुद्ध है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो SLP 467/2008 2008 में जो SLP हुआ था उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसी जजमेंट के आलोक में इसका गठन किया गया था, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल टाउनशिप कमेटी। माननीय सदस्य की यह आपत्ति है कि इस कमेटी का स्वरूप लोकतांत्रिक नहीं है। मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि इस समिति में कुल 27 सदस्य हैं मान्यवर। 6 सदस्य राज्य सरकार के प्रतिनिधि हैं। 6 सदस्यों के बाद मान्यवर 11 सदस्य टाटा स्टील के हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद 7वां सदस्य जो है वो संसद सदस्य हैं 09 जमशेदपुर के, विधानसभा सदस्य हैं 48 जमशेदपुर पूर्व के, विधानसभा सदस्य हैं 49 जमशेदपुर पश्चिम के। अगला सदस्य जो है निश्चित रूप से टाटा का है। अध्यक्ष टाटा कामगार यूनियन, ये एक जनप्रतिनिधि है जो टाटा कामगार यूनियन से जीत कर आता है। 5 इसमें नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। तो 27 सदस्यीय कमेटी में हमारे पास 15 सदस्य हैं मान्यवर। हम यह मानते हैं कि माननीय संसद सदस्य, माननीय विधायक निश्चित रूप से जनहित के मुद्दों पर टाटा स्टील के पक्ष में नहीं हो सकते हैं, सरकार के पक्ष में होंगे।
तो कुल मिलाजुलाकर 27 सदस्यीय समिति में 15 ऐसे लोग हैं जो जनहित के मुद्दों पर जनता के लिए उत्तरदायी हैं। टाटा के सदस्य भले ना हो, इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल इस तरीके से बनाई गई है जिसका कि वहां पर जनहित में इसका इस्तेमाल हो सके। और तीसरी बात, जेएनएससी के संबंध में जो माननीय सदस्य ने आग्रह किया वो इसके पूरक का हिस्सा नहीं था। माननीय सदस्य अगर थोड़ा समय देंगे तो मैं कभी भी उनको इस विषय में संतुष्ट करूंगा। चलिए सर जी, नहीं महोदय, जवाब ठीक ठाक हो गया। माननीय मंत्री महोदय सदन के सामने सही स्थिति प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का ये उदाहरण दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में कोई निर्देश नहीं है। नगर निगम बना था 2005 में, 2015 में फिर अधिसूचना जारी हुई, टाटा के लोग हाई कोर्ट गए। अच्छा, उसी में क्लियर करा लेते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का गाइड जजमेंट है क्या? तो जरा बता दीजिए माननीय सदस्यों को। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही टाटा स्टील द्वारा सिविल अपील नंबर 2008 जो हमने कहा था दायर किया था, जिस क्रम में टाटा स्टील के आवेदन के आलोक में संविधान के अनुच्छेद 243 1T के अंतर्गत जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करते हुए सशर्त शपथ पत्र माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बात संख्या 14926/2006 के अंतर्गत वर्ष 2014 में सरकार द्वारा दायर किया गया था। सिविल अपील 2467 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2014 में अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसमें झारखंड सरकार द्वारा जमशेदपुर में औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति का उल्लेख है। तत्पश्चात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में दोनों पक्षों द्वारा इंडस्ट्रियल टाउन के गठन की दिशा में प्रगति किए जाने के फलस्वरूप सिविल अपील संख्या 467/2008 और SLP केस नंबर 14926/2006 को निष्पादित कर दिया। इसके आलोक में विभाग द्वारा पूर्व में प्रदत्त जमशेदपुर औद्योगिक नगरी बनाने की सैद्धांतिक सहमति के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तो एक तरफ माननीय सदस्य जवाब हो गया। नहीं, कैसे जवाब हो गया महोदय? अभी आप बोले, माननीय सदस्य आपने बोले कि सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है। उन्होंने आपके समक्ष सुप्रीम कोर्ट का सारा हलफनामा आपको पढ़ के सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ऐसा आप इंडस्ट्रियल कमेटी बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट आप कागज भिजवा दीजिए माननीय सदस्यों को। कागज मेरे पास है, कागज सरकार के पास जितना उतना कागज मेरे पास भी है। तो उसमें क्या आपत्ति है? एक दिन का फैसला मेरे पास है। ये गुमराह क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में टाटा अपील में गया, टाटा और राज्य की सरकार कोर्ट के बाहर सहमत हुई कि हमने बहुत मुद्दों को सुलझा लिया है, कुछ छोटे मोटे बच्चे उनको भी सुलझा लेंगे। उसने सुलझा लीजिए और करिए। ये आदेश कैसे हुआ कि आप इंडस्ट्रियल टाउन से बना दीजिए? जो ये बता रहे हैं, दूसरा 1T कह रहे हैं। मान्य उसी जगह रुकिए। मान्य अध्यक्ष, मान्य मंत्री, जब टाटा उनको इतना बात आश्वस्त कर दीजिए सर, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जो आउटसाइड ऑफ द कोर्ट जो बात हुई है जी, उनका जजमेंट आप पढ़ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ रहे हैं? ये बताइए। मैं क्लियर स्पष्ट कर देता हूँ। कर दीजिए। मान्यवर, टाटा स्टील और राज्य सरकार के बीच में चल रहे इस गतिरोध को, जो जमशेदपुर औद्योगिक नगरी समिति बनाने का था, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट से बाहर सेटलमेंट करने का अधिकार दिया। तो निश्चित रूप से यह माना जाता है कि अगर यह नियम विरुद्ध था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की बात नहीं करता। और जब हम लोगों ने आपस में सेटलमेंट करके टाटा स्टील के साथ यह फाइल किया तो इस पर कोर्ट ने इस याचिका को निष्पादित कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारे किए हुए आपस के समझौते को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, जिसके चलते निष्पादित हुआ। चलिए सर जी, कहीं महोदय, कहीं कानून के प्रावधान में ऐसा नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कोई कर सकता है। दो पक्ष है, कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करे, कोर्ट को सूचित करता है हमने सेटलमेंट कर लिया। इस सेटलमेंट पर कोर्ट की कोई मुहर नहीं होती है। दूसरा, ये जो मंत्री जी पढ़ रहे हैं संविधान का 243(1)T, एक तो संविधान में कोई 243(1)T प्रोविजन नहीं है। 243T है जिसमें आरक्षण की बात कही गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सबों का आरक्षण इसमें होगा, जो हमारी बनेगी नगर निकाय। उसमें 241T में कहाँ ऐसा उल्लेख है जैसा मंत्री जी बता रहे हैं? संविधान में कोई 243(1)T कोई अनुच्छेद नहीं है। मंत्री जी बता दें ये कितना प्रासंगिक है जो बता रहे हैं। नहीं, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूँ। टाइपो एरर हो सकता है माननीय, लेकिन भावना यही थी और भावना के तहत मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ
कि सरकार के कोई निहित उद्देश्य नहीं है। सरकार जमशेदपुर औद्योगिक इलाके में लोगों को प्रतिनिधित्व देते हुए एक शहरी इकाई का बेहतर गठन करना चाहती है और इस गठन में माननीय सदस्य की जो जो आपत्तियां थी वो आपत्तियां निराधार हैं। मैं बहुत स्पष्ट ये कहता हूं कि एक आपत्ति और थी जिसके तरफ माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट नहीं किया, हमारी नियमावली में लिखा हुआ है। अलावे जो उनके चिंता के विषय हैं उनको हम लोग अपने एसओपी में समाहित करते हुए इसको एक बेहतर कमेटी बनाकर संचालित करना चाहेंगे। चलिए। नहीं महोदय, मूल संविधान की भावना है। मान्य सदस्य, आसन के सामने प्रॉब्लम क्या है? एक ध्यानाकर्षण की सूचना में 3 पूरक आप पूछ सकते हैं, जिसमें से हमको लगता है कि कई पूरक हो गया जो 3 से अधिक है महोदय। और माननीय मंत्री जी ने जवाब भी स्पष्ट है, स्पष्ट आपका जो शंका था उस शंका को भी उन्होंने शांत किया है। माननीय मंत्री जी सदन के सामने सही बात नहीं रख रहे हैं। इन्होंने कहा है कि जमशेदपुर के फलाना सरजू बाबू, हमको नहीं लगता है कि आप माननीय काफी वरिष्ठ सदस्य हैं और माननीय मंत्री जी पूरा लिखित उत्तर पढ़ के जो जो विषय उनमें हुआ है सारा चीज का जानकारी आपको दे रहे हैं, लेकिन आप एक तरफा खारिज कर रहे हैं। तो हमको नहीं लगता है आप खारिज, अगर मंत्री जी गलत जवाब दे रहे हैं, असत्य जवाब अगर दे रहे हैं तो आप उसको पॉइंट आउट करिए। मैं वही पॉइंट आउट कर रहा हूँ। करिए पॉइंट आउट, उसको कौन चीज में मंत्री जी का जवाब से आप असहमत है? सूचना है कि जमशेदपुर के इतने वार्ड हो, करीब 16 वार्ड। आप चाहते क्या है? जमशेदपुर का वार्ड में क्या होना चाहिए? ये चाहता हूँ कि संविधान में नगर निकायों के गठन का की जो स्पिरिट है, भावना है, वह है लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन। नगर निकाय उसी के लिए बनती हैं। इस अधिसूचना में इसका कहीं भी कोई बू नहीं है कि स्थानीय स्वशासन का है, और स्थानीय स्वशासन नहीं है ये, तो इस तरह की अधिसूचना जारी करना हमारे लोकतंत्र के खिलाफ में है। आपके व्यवस्था में माननीय सदस्य, आपके व्यवस्था में वे निकाय गठन करने का क्या सुझाव है? आप क्या चाहते हैं वो बोलिए। मैं तो चाहता हूं कि इसको रद्द करे सरकार, एक समिति बना के, सदन की भी समिति बना ले, किसको बना ले, और ऐसा नोटिफिकेशन करे जिससे स्थानीय स्वशासन की बू आए। चलिए माननीय मंत्री जी, इसी पर जवाब दे दिए, हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत स्पष्ट पहले कहा कि 27 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। 15 वैसे सदस्य हैं जो सीधे झारखंड की जनता को उत्तरदायी हैं। मैं मानता हूं कि 12 सदस्य इसमें टाटा स्टील के हो सकते हैं, जो टाटा स्टील के हितों का ध्यान रखेंगे, लेकिन जो 15 सदस्य हैं उनका बहुमत निश्चित रूप से स्थानीय स्वशासन या झारखंड की जनता को हितों को संरक्षित करने का है। तो माननीय सदस्य की आशंका निराधार है, ये कमेटी बन जाए। एसओपी में उन तथ्यों को हम लोग ले आएंगे और उसके बाद भी अगर माननीय वरिष्ठ विद्वान सदस्य को कोई प्रस्ताव रहेंगे तो हम लोग उसको एसओपी में समाहित। चलिए सर जी, माननीय सदस्य रामचंद्र, आप छोड़ दीजिए। नहीं महोदय, आपका सुझाव भी मानेंगे, आप लिखित सुझाव माननीय मंत्री जी को दे देंगे, उसको भी मानने के लिए तैयार है। उनके जो एसओपी बनेगा उसमें उसको इंक्लूड कर लिया जाए। लिखित सुझाव तो मंत्री जी को, राज्यपाल जी को मैं काफी दिनों से दे रहा हूँ। ठीक, उसको मान लेंगे। मंत्री जी तो सदन में आश्वस्त किए, पूरे सदन को आश्वस्त किए। ठीक नहीं है महोदय, ये फैसला इस बारे में होना चाहिए। तो अधिसूचना जारी हो रही है, वो अधिसूचना की भावना, मूल भावना संविधान का नियम का है, वो सही है कि नहीं महोदय? एक और नियम बना है, सरकार ने टाटा ली समझौता किया है, उसमें अब आप उसमें और ज्यादा समय व्यय नहीं कर सकते सर बाबू। एक मिनट, अगर माननीय मंत्री जी, माननीय सरजू बाबू आपके चैम्बर में चले जाएंगे सर, और इसमें और कुछ जो नियम के अनुकूल है सर, उसको इंक्लूड करने का कहीं स्पेस है जी, आप देख लीजिए जी। चलिए रामचंद्र सिंह जी, आप मंत्री जी के साथ बैठ करके बात कर लीजिए। मान्य सरजू बाबू, काफी डिस्कशन भी हुआ और एक ऑप्शन आपको दिया गया कि आप माननीय मंत्री जी के साथ बैठ करके उस पर विचार कर लेंगे। मंत्री जी आपका उचित बात को निश्चित रूप से मानेंगे। चलिए रामचंद्र सिंह जी। जी अध्यक्ष महोदय, मान्य सरजू बाबू, तो क्या करें? पूरा ध्यानाकर्षण का सूचना
सिर्फ टाटा लीज पे हम व्यय कर दें पूरा समय? कहाँ आप है? बोलिए, आप अगर बोलते हैं आप महोदय, तो मैं आपके कह रहा बाद हूं, आप- रामचंद्र बाबू का है, नहीं, वो सत्येंद्र मैं नहीं कह रहा हूं। 28 इस तरह का सूचना है, तो हम एक एक समय पर कर दें। आप देख लीजिए 51 हो गया। ना में सरकार अगर गलत बात कहेगी महोदय, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस काम के लिए बनाया जा रहा है अच्छा, इंडस्ट्रियल अब काउंसिल, सरकार गलत बात कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो दोनों मिल करके उनके चैम्बर में एक बार डिस्कशन कर लीजिए। चलिए रामचंद्र सिंह जी, दोनों उनके चैम्बर में बैठ करके कर लीजिए। सरकार तो इतना आपको कह दिया कि आपका जो बात आ रहा है उन्होंने एसओपी में उसको लेंगे। नगर निगम का अधिनियम बना हुआ है, नियमावली बनी हुई है, इसके बाद एसओपी क्या होगा? एसओपी रोज रोज के काम के लिए तो होगा नहीं है। जो बना रहे हैं वही गलत बन रहा है। मैं यही कह रहा था कि जिस काम के लिए चलिए माननीय रामचंद्र जी। जी अध्यक्ष महोदय। चलिए आप उनके चैम्बर में जाकर के थोड़ा डिस्कशन करिए। चलिए अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला है लेकिन उत्तर संतोषजनक नहीं है। विधानसभा ऐसे सवालों पर चुप रहेगी जो सवाल संविधान नियम जनहित के हैं। सारा आरोप आप ही लगाइएगा सरजू बाबू, सारा आरोप विधानसभा पर, मंत्रिमंडल पर, सरकार पर, सारा आरोप आप ही लगाइएगा। ऐसा नहीं ना हो सकता है। पहले तो ये बात तय होना चाहिए कि आपके पीछे और सवाल हैं। समय निश्चित है, तीन पूरक पूछने का आपको अधिकार है। आपने 3 से ज्यादा पूरक भी पूछ लिया, उसके बावजूद भी आसन आपके मर्यादा को देखते हुए माननीय मंत्री के पास इसका और विस्तृत आलोचना करने के लिए समय दे दिया ताकि सदन का समय बचे। फिर भी आप मानने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। चलिए रामचंद्र जी।